हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज से मैं एक नया प्लेलिस्ट लाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग की सारी वीडियोस अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है CMA शुभम की पाठशाला। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो दोस्तों, आज से हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम लोगों को 4 पार्ट्स में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ टू पार्टनरशिप अकाउंटिंग। दूसरा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर्स होगा। ठीक है। तीसरा है वो भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर होगा। और चौथा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में भी कुछ पार्ट्स हैं। अभी हम लोग आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में, वो है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके कुछ अदर फैक्ट्स, कुछ हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और कुछ नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पार्टनरशिप डीड और रूल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो उसके लिए क्या रूल रहेंगे, उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, इसको रूल करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए रूल रेगुलेशन तैयार करता है, तैयार किया हुआ है। उसके बेसिस पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग की जाती है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। सेक्शन 4 क्या कहता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये है लॉ का लैंग्वेज। लॉ का लैंग्वेज में ना फुल स्टॉप होता है ना कॉमा होता है, बस चलते धड़ाधड़ 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 चलते रहता है और डेफिनेशन खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 4 का पार्टनरशिप एक्ट का, ऐसे तो नॉर्मली सेक्शन 2 में रहता है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन में क्रक्स क्या है, मेन मेन मुख्य बातें क्या है? तो सबसे पहला मुख्य बात है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट। दूसरा मुख्य बात है बिजनेस। तीसरा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और चौथा है म्यूचुअल एजेंसी। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये है क्या चीज, पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है, लोगों के बीच का एक रिलेशन है। ठीक है। जिसमें क्या है कि सबसे पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होना चाहिए। As per section 5 of Partnership Act, the relationship of partnership arises from contract between parties, not from the status as it happens in case of HUF. A formal or written agreement is not necessary to create partnership. सेक्शन 5 क्या कहता है कि पार्टनरशिप जो है वो दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब क्या है कि दो लोग मिलकर, दो या दो से अधिक लोग आकर के मिले, एक एग्रीमेंट किए कि हम लोगों को एक बिजनेस करते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अब पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 है, वो ये नहीं कहता है कि रिटेन होगा या वर्बल होगा। वर्बल भी होगा तो भी चलेगा, रिटेन भी होगा तो भी चलेगा। रिटेन रजिस्टर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये भी नहीं कहता है। सिर्फ एक क्या कहता है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनर्स के बीच में, लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बिजनेस, पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में, पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट तो होना चाहिए, लेकिन एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए होना चाहिए? एक बिजनेस होने के लिए। ऐसा नहीं हो कि एग्रीमेंट किसी और चीज़ के लिए हो, कि तुम मुझे हाउस रेंट पे दोगे, ऐसा कुछ एग्रीमेंट कर लिया, वैसा कुछ नहीं। तुम मेरे लिए ज़मीन खरीद दोगे, ऐसा एग्रीमेंट, वो नहीं। एक बिजनेस चलाने का एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो लोग मिल करके एक बिजनेस को रन करेंगे। एग्रीमेंट क्या चीज़ का होना चाहिए? एक बिजनेस का होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। ठीक है।
पार्टनरशिप एक्ट जो है उसका जो डेफिनेशन है उसमें ये इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग एग्रीमेंट तो कर रहे हैं, और एग्रीमेंट किस चीज़ का कर रहे हैं, बिजनेस रन करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद उस जो बिजनेस रन कीजिएगा उसका प्रॉफिट जो है वो शेयर होना चाहिए, और जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो आप लोग पहले से डिटरमाइन कर लीजिए। अगर आप डिटरमाइन नहीं करते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट अपना रूल लगा देता है। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या करता है, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि जो लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उन लोगों में से या तो सभी लोग मिलकर के बिजनेस को रन करेंगे, या फिर कोई एक आदमी रन करेगा सभी लोगों के लिए। एक आदमी सभी लोगों के लिए काम करेगा, या फिर सभी लोग मिलकर के करेंगे, या फिर कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ एग्रीमेंट में तय हो जाना होता है। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये क्या कहता है कि पार्टनरशिप लोगों के बीच का एक रिलेशन है, जिसमें लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री करते हैं आपस में। एक बिजनेस को रन करना है और उससे प्रॉफिट शेयर करना है, जिसमें कि एक आदमी काम करेगा या फिर सारे लोग मिलकर के उसे रन करवाएंगे। ठीक है, तो ये है पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप का डेफिनेशन, जो कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कुछ अदर पॉइंट्स। ये तो हो गया कि जो पार्टनरशिप का डेफिनेशन था उसमें ये सब चार मुख्य बातें थी। नेक्स्ट जो है कुछ और पॉइंट्स है जो कि पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, पहला पॉइंट है कि माइनर एज अ पार्टनर। कोई माइनर, माइनर मतलब जिसका कि एज 18 साल से कम है उसे हम लोग माइनर कहते हैं। तो माइनर को भी पार्टनरशिप फर्म में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि इसमें अगर माइनर को आप पार्टनर बना रहे हैं, अपने फर्म का अगर पार्टनर बना रहे हैं, तो माइनर जो है वो वो प्रॉफिट को शेयर करेगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो उस लॉस को शेयर नहीं करेगा, लॉस को वहन नहीं करेगा। प्रॉफिट को तो वो शेयर करेगा, अगर प्रॉफिट होता है तो उसे प्रॉफिट का पोर्शन मिलेगा, लेकिन अगर लॉस हो जाता है तो वो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर से वो उसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये माइनर के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का लाइबिलिटी जो होता है इसमें अनलिमिटेड होता है। जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 था उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटर में होता था। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था कि अगर मान लीजिए उसका जो इंटरप्राइज है उसका कर्जा उसके एसेट से ज़्यादा हो जाता है, तो जो उसके ओनर होते हैं उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच कर दिया जाता था। उसी तरह पार्टनरशिप में भी होता है, अगर कंपनी का लाइबिलिटीज कंपनी के एसेट से बढ़ जाती है तो उस केस में कंपनीज के लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए जो ओनर होते हैं, जो पार्टनर्स होंगे, उसके पर्सनल एसेट को भी अटैच कर लिया जाएगा। तो पार्टनरशिप एक्ट इसके लिए कुछ भी नहीं कहता है। उसमें पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। ठीक है, इसीलिए तो इस ड्रॉबैक के कारण अभी एलएलपी का कॉन्सेप्ट आ गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया। जब देखा गया कि इससे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगा, इसमें क्या होने लगा कि एक पार्टनर क्या किया कि कंपनी के नाम पे ले लिया उधार, कर्जा ले लिया, और कंपनी उसको चुका नहीं पाई, और बाद में क्या हुआ, दूसरे पार्टनर्स के प्रॉपर्टी से उसे अटैच करके उसे पे करना पड़ गया। तो ऐसा इसके कारण क्या हुआ कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया, जो कि हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, मिनिमम कितना पार्टनर्स होना चाहिए, मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ पार्टनर्स होना चाहिए, ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया हुआ। पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में इसके बारे में प्रोविजन है। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464 जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में कहता है। कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि मिनिमम कम से कम पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लोग का तो होना आवश्यक है। एक आदमी पार्टनरशिप कैसे करेगा भाई, तो कम से कम 2 या 2 से अधिक लोगों का तो मिलना जरूर है ना, तभी ना तो पार्टनरशिप फर्म बनेगा। पार्टनरशिप फर्म बनने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना अति आवश्यक है, और मैक्सिमम कितना होने की जरूरत है, तो 50। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि पार्टनरशिप फर्म के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स वो बताएगी कितना का। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वही डिसाइड करेगा कि पार्टनर्स का मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ पार्टनर्स होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन जो सेक्शन 464 है वो क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि आप डिसाइड करो कि पार्टनरशिप फर्म के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, कितने होने चाहिए।
कितने होने चाहिए ये आप डिसाइड करो सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ये जो मैक्सिमम नंबर है वो 100 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 100 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी एज ऑफ नाउ अभी जो प्रिस्क्राइब किया है लिमिट, वो क्या लिमिट है? 50। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कंपनीज एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म में 50 होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम नंबर डिसाइडेड है वो है मिनिमम 2। क्या है कि ये लॉजिकल है, दो से कम में क्या पार्टनरशिप बनेगा, तो मिनिमम 2 लोगों का पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करने के लिए होना जरूरी है। आजकल जितने भी सीए फर्म्स होते हैं, सीएमए फर्म्स होते हैं, ये सब नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म के मोड में ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अदर फैक्ट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अभी मैं बोल रहा था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट आया है जो कि एक एक्ट के थ्रू आया है, एलएलपी एक्ट 2008। इसमें क्या हुआ था, जो पार्टनरशिप एक्ट का जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो पार्टनरशिप एक्ट था, उसमें जो भी लूपहोल्स रह गए थे, जो भी कमियां रह गई थी, उसको पूरा करते हुए ये नया एक्ट लाया गया। इसमें क्या है कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में आप काम भी कर सकते हैं और आप बहुत तरह से सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो इसमें मेन मुख्यतः बातें क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के हिसाब से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? वैसा पार्टनरशिप जो कि इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 2 ऑफ एलएलपी एक्ट जो है, सेक्शन 2 में इसका डेफिनेशन है कि एलएलपी है क्या, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है क्या। तो सेक्शन 2 का जो डेफिनेशन है उसमें क्या कहता है कि एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब वैसा पार्टनरशिप फर्म जो कि इस एक्ट में रजिस्टर्ड है। मतलब एलएलपी एक्ट में अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड है तो उसे ही हम एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहेंगे। अब एलएलपी में रजिस्टर्ड होने का क्या मतलब है भाई? एलएलपी रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या है कि इसमें जो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एग्रीमेंट जो है वो रिटेन हो जाता है। जैसे ही आप एलएलपी में रजिस्टर्ड करवाइएगा तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि आपको एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपका होना जरूरी है, आपका रिटेन एग्रीमेंट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट मींस एनी रिटेन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो रिटेन एग्रीमेंट होना चाहिए। पहले क्या था कि वर्बल भी चलता, रिटेन भी चलता, मतलब उसके लिए कोई रूल नहीं था। अब जो है एलएलपी एक्ट में ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जो भी एग्रीमेंट होगा वो रिटेन होना अनिवार्य है, तभी वो एलएलपी होगा। ठीक है, तो रिटेन होगा तभी तो रजिस्टर्ड होगा। पहले रजिस्ट्रेशन का कोई आपको ये नहीं था, कोई बाउंडेशन नहीं था कि आपको रजिस्टर करवाना है। लेकिन अब क्या है कि अगर आपको एलएलपी बनाना है तो आपको उसको एलएलपी एक्ट में रजिस्टर करवाना होगा। ठीक है, और वो एग्रीमेंट जो आप लोग का बनेगा, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट बनेगा वो रिटेन एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, ऐसे ही वो कोई फर्म जो है वो रजिस्टर करवा लेता है एलएलपी एक्ट में, तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज आ जाती है। क्या क्या क्वालिटीज है? सबसे पहला क्वालिटी क्या होता है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। हम लोगों ने एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मतलब उसमें क्या होता है कि जो ओनर होता है और बिजनेस जो होता है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ओनर अलग हो जाता है, बिजनेस अलग हो जाता है। पहले पार्टनरशिप फर्म जो 32 पार्टनरशिप एक्ट 32 के अंदर में जो फर्म फॉर्म होते थे, उसके अंदर जो एंटिटीज फॉर्म होती थी, उसमें ये क्वालिटी नहीं होता था, वो अलग एंटिटी नहीं माना जाता था। लेकिन अब क्या है कि इसे एक अलग एंटिटी मान लिया जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी का इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो क्वालिटी क्या आ जाता है रजिस्टर होने से, परपेचुअल सक्सेशन होगा, कि अगर कोई पार्टनर मर भी जाते हैं तो भी पार्टनरशिप फर्म चलता रहेगा। ठीक है, पहले क्या है कि पहले क्या होता था कि अगर पार्टनर्स का डेथ हो गया तो पार्टनर को डिसॉल्व कर देना पड़ता था। लेकिन अगर आप पार्टनर्स का डेथ हो जाता है तो पार्टनर को डिसॉल्व नहीं किया जाता, वो चलता रहता है पार्टनर्स एलएलपी में, एलएलपी के केस में। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोई भी प्रोविजन इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। जब एलएलपी में आप अगर फॉर्म कर लेते हैं कंपनी को, तो वो आपका एंटिटी, उस एंटिटी में पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर लिमिटेड टू द एक्सटेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाता है। ठीक है,
जैसे ही लिमिटेड लाइबिलिटी में वो रजिस्टर होता है तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। वो उस जितना पूंजी लगाया है उतना ही उसका लाइबिलिटी हो जाता है। पहले क्या होता था कि पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच कर दिया जाता था, लेकिन एलएलपी के कॉन्सेप्ट में पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, पार्टनर्स का जितना कंट्रीब्यूशन है बस उतना तक का ही उसका लाइबिलिटी होता है। इसमें इस एक्ट में पार्टनरशिप का कितना मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर और मैक्सिमम नंबर ये डिफाइंड है। मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो एलएलपी में मुख्यतः यही बातें हैं। सबसे पहला बात की एलएलपी में वैसा फर्म जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड है उसे हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहेंगे। ठीक है, अब अगर कोई फर्म अगर रजिस्टर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में तो उसमें सबसे पहले उसका रिटेन एग्रीमेंट होना अनिवार्य है। उसमें रिटेन एग्रीमेंट होना जरूरी है। कोई भी वर्बल एग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, रिटेन एग्रीमेंट चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, अब इसमें जैसे ही वो रजिस्टर हो जाता है एलएलपी एक्ट में तो उसके अंदर कुछ पावर्स आ जाते हैं। पहला पावर क्या है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है, वो अलग एंटिटी बन जाता है। नेक्स्ट है उसका परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है, अगर पार्टनर्स मर भी जाते हैं तब भी वो कंपनी चलती रहती है। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई नहीं होता है और पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिट कर दी जाती है उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन में। जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बस उतना ही उनका लाइबिलिटी होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं और मिनिमम 2 ही पार्टनर हो सकते हैं। ये पहला पिछले एक्ट में भी यही था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब हमारा जो रिटेन एग्रीमेंट होता है जिसे कि हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसमें क्या क्या मुख्य बातें होती है। जो पार्टनरशिप डीड बनता है, जब पार्टनरशिप फर्म बनता है तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है। अब हम लोग आ गए पुराने वाले लॉ में। ठीक है, हम लोग सिर्फ पिछले अभी जो हम लोग पढ़े थे एलएलपी, सिर्फ इसका एक ओवरव्यू लिए थे। इससे रिलेटेड हम लोग अभी जो हम लोग जितने भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे वो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग पुराने वाले एक्ट के अकॉर्डिंगली ही हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सिर्फ ओवरव्यू था। अब हम लोग आ रहे हैं पुराने वाले में कि जब एग्रीमेंट होता है, रिटेन एग्रीमेंट होता है, जो पार्टनरशिप डीड जिसे कहा जाता है, तो उसमें मुख्यतः क्या क्या बातें होती है। तो उसमें ये 14 पॉइंट्स है। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार बस रीड कर लेना है कि ये सब मुख्य बातें होती है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। ठीक है तो पहला जो पॉइंट है वो है कि नेम ऑफ फर्म एंड पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है और उसके पार्टनर्स कौन कौन है, ये चीज होना जरूरी है। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, जो एलएलपी जो बनता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जब बनता है तो उसमें एक पॉइंट मैं यहाँ छोड़ दिया हूँ। जब भी एलएलपी कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनेगा तो उसके नाम के आगे एलएलपी जरूर लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये कंपलसरी है। ये जो हम क्वालिटीज बताए थे उसमें एक तो ये चीज छूट गया है। तो जब भी कोई फर्म अगर एलएलपी में अगर रजिस्टर्ड होता है तो उसके नाम के आगे एलएलपी जरूर लगता है। ठीक है, तो पहला है पार्टनरशिप डीड में क्या होना चाहिए, उसका नाम और कौन कौन पार्टनर्स हैं वो चीज़ होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए उस एग्रीमेंट में, उस डीड में। नेक्स्ट है कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, उसका ड्यूरेशन क्या है, इस चीज़ को मेंशन किया जाना है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। हर पार्टनर के द्वारा कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट हो रहा है उस चीज़ को आपको मेंशन करना है। अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर एज ड्राइंग एंड टाइमिंग्स ऑफ सच ड्राइंग। मतलब कौन पार्टनर कब कितना पैसा निकाल सकता है, इस चीज को भी आपको। ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल एंड ऑन हिज लोन टू द फर्म एंड टू बी चार्ज ऑन हिज ड्राइंग। देखिए, इंटरेस्ट 3 जगह यहाँ पे रहेगा। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन और तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये तीनों रेट जो है आपको प्री डिटरमाइन कर लेना है। अगर आप प्री डिटरमाइन नहीं कीजिएगा तो पार्टनरशिप एक्ट अपना रेट लगा देगा। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे। तो ये तीनों रेट जो है आपको पहले से डिटरमाइन कर देना है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड। जो रेशियो, किस रेशियो में पार्टनर्स अपना प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अच्छा, एक बात और कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो प्रॉफिट शेयर करने के बारे में तो बोलता है लेकिन लॉसेस शेयर करने के बारे में नहीं बोलता है। ठीक है, लॉसेस शेयर करने का क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। तो ये एज जनरल एक एजम्पशन माना जाता है कि लॉसेस को भी उसी रेशियो में
बांट लिया जाता है, जिस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाता है। ठीक है, अरे यार कहाँ चला गया। हाँ, नेक्स्ट है वेदर अ पार्टनर विल बी अलाउड टू ड्रॉ एनी सैलरी। कोई पार्टनर को सैलरी मिलेगा या नहीं, ये भी आपको एग्रीमेंट में पहले ही तय कर लेना होता है। एनी वेरिएशन इन म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज, क्या उसके राइट्स हैं, उसके ड्यूटीज, उसे क्या क्या काम करना है, इस चीज को भी आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, उस डीड में मेंशन कर लेना है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन ओकेजन ऑफ चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का कंस्टिट्यूशन चेंज होगा तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो इस चीज़ को मेथड, उसका गुडविल का वैल्यूएशन का मेथड क्या होगा, इसे भी आप लोगों को पहले डिटरमाइन कर लेना है। प्रोसीजर बाय विच अ पार्टनर में रिटायर एंड मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, किस तरह से पार्टनर रिटायर करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा और उसके ड्यूज का पेमेंट किस तरह से होगा, उसे भी पहले हम लोगों को इसमें डीड में मेंशन कर लेना है। बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर एंड मेथड ऑफ पेमेंट। ठीक है, जो पार्टनर मर जाएंगे, उन डिसीज, जो डिसीज मतलब होता है जो मर जाते हैं, तो उनका किस तरह से पेमेंट होगा, इस चीज़ को भी पहले से डिटरमाइन कर लेना होता है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब दिवालिया उसका निकल जाता है, तो उस केस में उसके लॉसेस को किस तरह से शेयर किया जाएगा, इसको भी पहले से आपको पार्टनरशिप डीड में पहले से उसे मेंशन कर लेना है। प्रोसीजर टू बी अलॉट फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमाउंट पार्टनर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा, उसके लिए भी आपको पहले से पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ मेंशन कर लेना है। और प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एंड देयर ऑडिट, कैसे आपका अकाउंट का प्रिपरेशन होगा, उसका ऑडिट कैसे होगा, इस चीज़ को आप लोगों को पहले से पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर लेना है। तो ये 14 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एक एग्रीमेंट करने से पहले आप लोग को पार्टनरशिप एग्रीमेंट में देख लेना है कि ये सब बातों को हम लोग प्रैक्टिकली भी, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बनाने जा रहा है तो इन 14 महत्वपूर्ण बातें, इन 14 बातों के बारे में पहले से हम लोग को पहले से हम लोग को अपने डीड में मेंशन कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम एक 5 पॉइंट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो कुछ चीज़ों में साइलेंट रहता है, पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ लिखा नहीं है, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 अपना प्रोविज़न एक्टिवेट कर देगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इन 5 बातों के लिए अगर कुछ चीज़ें नहीं लिखी हुई है, कुछ प्रोविजनिंग नहीं किया हुआ है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अपना प्रोविज़न लागू कर देगा। ये 5 चीज़ों को आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में एकदम धुआंधार तरीके से ये सब चीज़ें आने वाली है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के सैलरी के बारे में साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के सैलरी के लिए कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में किसी भी पार्टनर को कुछ भी सैलरी नहीं मिलेगा। अगर कोई पार्टनर सैलरी क्लेम भी करता है तब भी उसे कोई सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल में, मैंने बताया ना 3 तरह का इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन आप लोगों को पहले से कर देना है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन में जो इंटरेस्ट है, यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट के लिए ही पढ़ेंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है, तो उस केस में 1 रुपया भी इंटरेस्ट किसी को कहीं नहीं मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर डीड में अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी डिटरमाइन नहीं, डीड में, यहाँ पे हम बार बार डीड में बोल रहे हैं, क्वेश्चन में देखिएगा वो पहले से दिया हुआ रहेगा, तो क्वेश्चन में दिया है इसका मतलब वो डीड में मेंशन है। तो अगर डीड में, अगर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कैपिटल का इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उस केस में किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसी तरह ड्राइंग के केस में ड्राइंग के केस में अगर कोई पार्टनर का ड्राइंग करता है, पैसा निकालता है, तो उस केस में उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर इस इंटरेस्ट को पहले से मेंशन नहीं किया गया है पार्टनरशिप डीड में, तो उस केस में उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर डीड में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो उस केस में पार्टनर्स को ड्राइंग के केस में इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है लोन। अगर कोई पार्टनर लोन देता है, ठीक है, कंपनी को, फर्म को, पार्टनर जो है, कोई पार्टनर है जो कि फर्म को लोन, एज अ लोन कुछ पैसे प्रोवाइड करता है, तो उस केस में उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा।
तो देखिए यहाँ पे जो है एक इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन किया गया है पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर पैसे लोन में दे रहा है तो उसे तो इंटरेस्ट चाहिए ना भाई, वो तो जेन्युइन बात है। कोई लोन दे रहा है तो फ्री में नहीं ना दे देगा। कोई पार्टनर अगर बिजनेस कर रहा है, वो लोन में अगर पैसा दे रहा है तो वो फ्री में तो इस चीज़ को नहीं ना दे देगा। तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट जो है वो एक रेट तय किया है 6% का। पार्टनर्स कितना भी क्लेम करे, लेकिन उस केस में अगर पार्टनरशिप डीड में लोन का इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो उस केस में 6% का इंटरेस्ट अलाउ किया है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि 6% का इंटरेस्ट उसको अलाउ किया जाएगा। कोई भी अगर पार्टनर अगर लोन प्रोवाइड किया है तो उस केस में 6% का इंटरेस्ट उसको मिलेगा। और नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर किया जाएगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं डिटरमाइन किया हुआ है पार्टनरशिप डीड में तो उस केस में प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर किया जाएगा। ठीक है। अगर प्रॉफिट पीएसआर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन नहीं है तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। सबसे पहला, अगर पार्टनरशिप डीड सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो किसी भी पार्टनर को कुछ भी सैलरी नहीं मिलेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल में। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग चार्ज नहीं होगा किसी पार्टनर को। और अगर कोई पार्टनर लोन देता है और उसका इंटरेस्ट पहले से डिटरमाइन नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो 6% का रेट से इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा उस पार्टनर को। और नेक्स्ट है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइंड नहीं है तो उस केस में इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट की ये सब प्रोविजंस लागू हो जाते हैं। तो यहाँ आज का जो हमारा वीडियो है उसमें जो हमारे जो टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इससे आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो इससे हमारा और भी क्लैरिटी आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।